हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की। और ये पेपर सेकंड की यूनिट जो है 2 है, यानी कि पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, योजना और दृष्टिकोण। ये यूनिट 2 है और ये यूनिट जो है एग्ज़ाम प्लानर की है। ये जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम प्लानर के चैप्टर्स हैं वो हम कवर करेंगे सेकंड पेपर के। तो कल हमने इसके पिछले वीडियो में यूनिट फर्स्ट की बात की है और आज हम यूनिट 2 की बात करेंगे। और यूनिट 2 की बात करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है यूनिट फर्स्ट का, तो आप पहले यूनिट फर्स्ट देखिए, उसके बाद इसे देखिए ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आइए मिलते हैं, शुरुआत करते हैं। दिया है कि पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, योजना और दृष्टिकोण। तो ये थ्योरी दी हुई है, आप लोग इस थ्योरी को जो है अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। दिया है कि पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत क्या हैं। ऑप्शंस दिए हैं। बच्चों की उम्र और मानसिक स्तर के लिए उपयुक्तता, कुछ हेडिंग्स दी हैं, यानी कि पाठ्यक्रम पर्यावरण केंद्रित होना चाहिए, व्यापक पाठ्यक्रम होना चाहिए और सहसंबंध का सिद्धांत होना चाहिए, व्यावहारिक कार्य का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, दूरदर्शी शिक्षकों के साथ परामर्श का सिद्धांत या संयुक्त उद्यम का सिद्धांत। तो आप ये थ्योरी जो है पढ़ लेंगे। हम सीधे शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन से ताकि आपका भी समय नष्ट ना हो, आपका समय बचे। हम आपके समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इस यूनिट का, यूनिट 2 का, कि पाठ्यक्रम योजना और विकास के लिए जिम्मेदार है। पाठ्यक्रम योजना और विकास के लिए जिम्मेदार है क्या? निष्पक्षता, पाठ्यक्रम विंग, प्रभावशाली या छात्र। तो पाठ्यक्रम योजना और विकास के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पाठ्यक्रम विंग, यानी कि जो पाठ्यक्रम जो है पाठ्यक्रम बनाती है, जो विंग बनाती, जो समिति बनाती है, वो पाठ्यक्रम योजना और विकास के लिए जिम्मेदार होती है। उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करे जिससे बालक का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। अगला प्रश्न है कि हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उद्देश्यों के किस डोमेन का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? निष्पक्षता, कक्षा, प्रभावशाली या छात्र। तो किस डोमेन का नहीं किया जा रहा है? तो प्रभावशाली, यानी कि प्रभावशीलता का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है? रूढ़िवादिता, गंभीर, सृजनता या ये सभी। तो हमारे पाठ्यक्रम की ये सारी प्रवृत्तियां हैं, रूढ़िवादिता भी है उसमें, सृजनता भी है और गंभीरता भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका द राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम किसके लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है? पाठ्यक्रम किसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है? विद्यार्थी के लिए, स्कूल के लिए, शिक्षक यानी माता पिता के लिए या शिक्षक के लिए। तो पाठ्यक्रम जो है विद्यार्थी के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत समय लगता है बनाने में, एक वीडियो तैयार करने में। तो आप हमारा सहयोग कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिलेबस किसका हिस्सा है? सिलेबस किसका हिस्सा है? विद्यार्थी का, स्कूल का, माता पिता का या पाठ्यक्रम का। तो सिलेबस जो होता है किसका हिस्सा होता है? तो पाठ्यक्रम का एक छोटा हिस्सा सिलेबस होता है। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाभ अवॉइड्स हैं कि वे आत्म रुचि बनाएं, मौखिकीकरण कम करें, आत्म गतिविधि को उत्तेजित करें या उपरोक्त सभी। यानी लाभ अवॉइड्स है कि वे रुचि बनाएं, मौखिकीकरण कम करें, आत्म गतिविधि को उत्तेजित करें और उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन जो है राइट आंसर हैं। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम निर्देशात्मक सामग्री प्रस्तुत करती है, किसके द्वारा कहा गया है? स्मिथ के द्वारा, व्हीलर के द्वारा, जैकिर के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम निर्देशात्मक सामग्री है, ये किसने कहा है? तो स्मिथ ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए स्मिथ ने कहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि विभिन्न स्तरों पर विषयों का संगठन संबंध कहलाता है।
क्या कहलाता है? केंद्रीकरण, डिकेंद्रीकरण, क्षैतिज संगठन, लंबवत संगठन। तो विभिन्न स्तरों पर विषयों का संबंध क्या कहलाता है? लंबवत संगठन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर दिया है कि किसमें शामिल किए गए विषयों की रूपरेखा विशिष्ट समय कहलाता है? पाठ्यक्रम, कोर्स, पाठ्यवस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें शामिल किए गए? तो पाठ्यवस्तु में शामिल किए गए विषयों की रूपरेखा विशिष्ट समय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि विभिन्न अवधारणाओं के लिए प्रयुक्त पाठ्यक्रम संगठन एक ही वर्ग हैं? लंबवत, क्षैतिज, तार्किक या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो विभिन्न अवधारणाओं के लिए प्रयुक्त पाठ्यक्रम संगठन एक ही वर्ग यानी कि क्षैतिज वर्ग के हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बा। अगला है कि श्रव्य दृश्य साधन की श्रेणी है। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि अगर श्रव्य कहा जाता, सिर्फ श्रव्य की बात होती तो उसमें टेप रिकॉर्डर और रेडियो आ जाते, और दृश्य की भी होती सिर्फ दृश्य की तो उसमें प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी वगैरह जहाँ लगी होती हैं तो वहाँ पर ये दृश्य साधन सिर्फ हो जाता। और यहाँ पर वो पूछा जा रहा है कि श्रव्य और दृश्य साधन की श्रेणी को, तो इसमें ऑप्शन नंबर बा आ रहा है, टेलीविजन आ रहा है। लेकिन यहाँ दिए हैं कि ये दा दिए हैं, लेकिन हम मेरे हिसाब से ये बा राइट होगा क्योंकि हम टेलीविजन में क्या करते हैं, सुन और देख दोनों सकते हैं। ये साधन की श्रेणी है। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का प्रमुख सरोकार है? व्यक्तिगत संतुष्टि, व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन, सेवा के लिए तैयारी या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम का प्रमुख सरोकार क्या होता है कि व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना पाठ्यक्रम का प्रमुख सरोकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम का महत्व है। शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम का महत्व है, क्या महत्व है? एक देश में संविधान, नवीनतम ज्ञान का प्रावधान, सेवा के लिए छात्रों की तैयारी, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम का क्या महत्व है? आ दिया है एक देश में संविधान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम माना जाता है उद्देश्यों को प्राप्त करे, स्कूलों द्वारा आयोजित किया जाना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। पाठ्यक्रम क्या माना जाता है कि वो उद्देश्यों को प्राप्त करे और स्कूलों द्वारा आयोजित किया जाना, ये स्कूलों द्वारा आयोजित किया जाता है। तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामग्री की रूपरेखा है पाठ्यक्रम, कार्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो सामग्री की रूपरेखा क्या है? पाठ्यक्रम है, ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का घटक है क्या? मूल्यांकन घटक है, उद्देश्य है, शिक्षण रणनीतियाँ हैं या सभी हैं। तो पाठ्यक्रम के ये तीनों घटक हैं, यानी कि मूल्यांकन भी है, उद्देश्य भी है और शिक्षण रणनीतियाँ भी हैं। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पाठ्यक्रम के ये तीनों क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट या मुख्य घटक हैं। अगला प्रश्न दिया है 17 नंबर प्रश्न है कि पाठ्यक्रम के मॉडल वर्तमान में किसी भी स्तर पर उपयोग किए जा रहे हैं? गतिविधि, विषय, एकीकृत या उपरोक्त सभी। तो वर्तमान में मॉडल के किसी भी स्तर पर उपयोग किए जा रहे हैं, कौन से? ये ऑप्शन नंबर ए, गतिविधि, विषय और एकीकृत, ये सभी मॉडल उपयोग किए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि विशेष डिजाइन का चयन किसके द्वारा प्रभावित होता है? किसके द्वारा प्रभावित होता है? प्रकार के द्वारा, तत्व के द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा या सिद्धांत के द्वारा। तो विशेष डिजाइन का चयन किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो फाउंडेशन के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी का बुद्धि स्तर यानी कि IQ लेवल होता है कितना? 140 के ऊपर, 110, 190, 90 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है कि 140 होता है या फिर उससे ऊपर होता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी का बुद्धि स्तर। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम के दायरे में शामिल हैं अध्ययन का कार्यक्रम, गतिविधियों का कार्यक्रम, मार्गदर्शन का कार्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। यानी कि पाठ्यक्रम के दायरे में अध्ययन का कार्यक्रम भी शामिल है, गतिविधियों का कार्यक्रम भी शामिल है और मार्गदर्शन का कार्यक्रम भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया है कि एक कक्षा के लिए विषयों की विस्तृत सामग्री कहलाती है। एक कक्षा के लिए विषयों की विस्तृत सामग्री कहलाती है, क्या कहलाती है? पाठ्यक्रम, व्यवहार, डिजाइन या तार्किक अनुक्रम। क्या कहलाती है? तो पाठ्यक्रम कहलाती है। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पाठ्यक्रम एक स्कूल के प्रयासों का कुल योग है। एक बच्चे को प्रभावित करता है। एक बच्चे को प्रभावित करता है, क्या करता है? डिजाइन, पाठ्यक्रम, व्यवहार, डिजाइन या तार्किक अनुक्रम। क्या होता है इसका ऑप्शन नंबर? व्यवहार किसको प्रभावित करता है? एक बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अवलोकन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का प्रतिशत है, कितना है? 75%, 50%, 34% या इनमें से कोई नहीं। तो अवलोकन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का प्रतिशत कितना होगा? तो 75%। कितना होगा? 75%। इसका राइट आंसर आ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस आधार पर विषय की गतिविधियां और अनुभव नियोजित होते हैं कहलाते हैं पाठ्यक्रम, व्यवहार, डिजाइन या तार्किक अनुक्रम। क्या कहलाते हैं? तो डिजाइन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर साइज का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि एक कक्षा में 25 नंबर है प्रश्न कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के आमतौर पर समूहीकृत प्रकार को ध्यान में रखते हुए क्या होता है? एक औसत कैसा देखा है? औसत देखा जाता है, या औसत से नीचे हो, औसत से ऊपर हो, या सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के आमतौर पर समूहीकृत प्रकार को ध्यान में रखते हुए हैं, क्या रखते हैं कि वो सभी हों, यानी कि औसत बच्चे भी हों क्लास में, औसत से नीचे भी हों और औसत से ऊपर, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए समूहीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है सामग्री संगठन का तार्किक क्रम सामग्री को किसके अनुसार व्यवस्थित करना है? पाठ्यक्रम के, व्यवहार के, डिजाइन के या तार्किक अनुक्रम के। इसके अनुसार तार्किक अनुक्रम के। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योगात्मक मूल्यांकन होता है। योगात्मक मूल्यांकन कब होता है? शुरुआत में, अंत में, बीच में या इनमें से कोई नहीं। तो योगात्मक मूल्यांकन कब होता है? अंत में होता है। ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले क्या होता है? पहले शिक्षण कार्य होता है, ये योगात्मक मूल्यांकन यानी कि लास्ट में होता है, अंत में होता है जब एग्जाम होता है, परीक्षाएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त पाठ्यक्रम के बिना शिक्षा के उद्देश्य क्या है कि हासिल किया जा सकता है, हासिल नहीं किया जा सकता है, या बदला जा सकता है, या कोई नहीं। तो क्या होगा कि उपयुक्त पाठ्यक्रम के बिना शिक्षा के उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के बिना यानी पाठ्यक्रम के बिना शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता या हासिल नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया है 29 नंबर है कि विकास का तात्पर्य की पाठ्यक्रम कुल प्रक्रिया से है। किस पाठ्यक्रम की कुल प्रक्रिया से है? डिजाइनिंग की, लागू करना, मूल्यांकन या सभी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि द सभी। डिजाइनिंग, लागू करना और मूल्यांकन। विकास का तात्पर्य डिजाइनिंग की पाठ्यक्रम कुल प्रक्रिया से है, और लागू करना है मूल्यांकन, और ऑप्शन नंबर ड सही हो जाएगा। अगला है 30 नंबर प्रश्न दिया है कि पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? पाठ्यक्रम के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा, पाठ्यक्रम डिजाइन के द्वारा या क्षमताएं के द्वारा। तो किसके द्वारा? तो पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित की जाती है। जब लास्ट अंत में मूल्यांकन होता है तब पता चलता है कि पाठ्यक्रम कितना प्रभावी था। अगला है कि पाठ्यक्रम के तत्वों की व्यवस्था हो सकती है कहाँ, कैसे? डिजाइन, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम डिजाइन या क्षमताओं में। कहाँ हो सकती है? तो पाठ्यक्रम डिजाइन। पाठ्यक्रम तत्वों की व्यवस्था कहाँ हो सकती है? पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय पाठ्यक्रम में तत्वों की व्यवस्था हो सकती है। अगला प्रश्न दिया है कि शब्द मुख्य पाठ्यक्रम को कभी कभी सरलता से कहा जाता है, क्या? प्रमुख, कोड, कोप या कोई नहीं। तो शब्द मुख्य पाठ्यक्रम को कभी कभी सरलता से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रमुख कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है, क्या? रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि। इसमें तो ऑप्शन नंबर द दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें
मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि क्या होगी? योगात्मक मूल्यांकन होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बा होना चाहिए इसका। आप लोग इसको देख लेना, इस क्वेश्चन नंबर 33 को, इसमें बा होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए योगात्मक मूल्यांकन। अगला है 34 है कि यह पता लगाने के लिए कि कक्षा में क्या चल रहा है, क्या किया जाता है? अवलोकन, शिक्षा मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम की नींव, जीवन का उद्देश्य। तो यह पता लगाने के लिए कि कक्षा में क्या चल रहा है, तो कक्षा में अवलोकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना किसका मुख्य कार्य है? अवलोकन का, शिक्षा मनोविज्ञान का, पाठ्यक्रम की नींव का, या क्या जीवन का उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका बा यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य है कि कब, क्या और क्यों और कैसे पढ़ाना इसका कार्य है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाली शक्तियों को क्या कहा जाता है? अवलोकन, शिक्षा मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम की नींव, क्या जीवन का उद्देश्य है? तो पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाली शक्तियों को क्या कहा जाता है? पाठ्यक्रम की नींव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि दर्शन शास्त्र और पाठ्यक्रम का संबंध किसके साथ है? दर्शन शास्त्र और पाठ्यक्रम का संबंध किसके साथ है? अवलोकन के साथ है, शिक्षा मनोविज्ञान के साथ है, पाठ्यक्रम की नींव के साथ है, या जीवन का उद्देश्य इसके साथ है? तो ऑप्शन नंबर द जीवन का उद्देश्य, यानी कि दर्शन शास्त्र और पाठ्यक्रम का संबंध जीवन का उद्देश्य के साथ है। तो दर्शन शास्त्र में किसके बारे में बात की गई? जीवन के उद्देश्य के बारे में बात की गई है। और अगला है कि 38 नंबर की पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार का संबंध है विचार, मनोवैज्ञानिक आधार, समाज या सामग्री। तो 38 का ऑप्शन नंबर आ यानी कि पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार का स्तंभ क्या है? विचार। ये हम पहले भी प्रश्न का देख चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है शायद। अगला देखते हैं कि छात्र की जरूरतें और रुचियां किसमें महत्वपूर्ण हैं? ऑप्शन दिए हैं विचार, मनोवैज्ञानिक आधार, समाज और सामग्री। तो छात्र की जरूरतें और रुचियां किसमें महत्वपूर्ण हैं? मनोवैज्ञानिक आधार में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि समाजशास्त्री आधार का संबंध किससे है? समाजशास्त्री आधार का संबंध किससे है? विचार से, मनोवैज्ञानिक आधार से, समाज से, या सामग्री से? किससे है समाजशास्त्री आधार का संबंध? समाज से है, ये इसका राइट आंसर सा हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि विषय केंद्रित डिजाइन के इर्द गिर्द घूमते हैं क्या? विचार, मनोवैज्ञानिक नींव, समाज या सामग्री? तो विषय केंद्रित डिजाइन के इर्द गिर्द क्या घूमते हैं? तो सामग्रियां घूमती हैं। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये एग्जाम प्लानर के हैं। अगर आपने इजी प्लानर के भी देखने, इजी नोट्स के भी वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ वो भी मिल जाएंगे। तो आपको एक ही चैनल पे दो यानी कि इजी नोट्स और एग्जाम प्लानर दोनों की वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया है कि पाठ्यक्रम के तत्वों की प्रकृति और उनके पैटर्न संगठन है क्या? पाठ्यक्रम आकार, पाठ्यक्रम की नींव, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, पाठ्यक्रम के तत्व। तो क्या है पाठ्यक्रम आकार। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि पाठ्यक्रम तैयार करने की रूपरेखा है पाठ्यक्रम आकार, पाठ्यक्रम की नींव, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, पाठ्यक्रम के तत्व। तो पाठ्यक्रम तैयार करने की रूपरेखा क्या होती है कि पाठ्यक्रम का आकार होता है पाठ्यक्रम तैयार करने की रूपरेखा। कितना बड़ा पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि उसका आकार होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञान को विभाजित किया गया है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में, गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान को विभाजित किया गया किसमें? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्व नियोजन किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम की, गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम की, या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व नियोजन किसकी आवश्यकता है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्याख्यात्मक विधियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्याख्यात्मक विधियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के लिए, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम के लिए, गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए किया जाता है? तो विषय केंद्रित
पाठ्यक्रम के लिए व्याख्यात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रॉडफील्ड पाठ्यक्रम का संशोधन है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम, गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्रॉडफील्ड के पाठ्यक्रम का संशोधन क्या है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर आ 47 का ऑप्शन नंबर आ ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रटना सीखना किसका दोष है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम का, गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम का, या इनमें से कोई नहीं। तो रटना सीखना किसका दोष है? तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दोष है। ऑप्शन नंबर आ विषय केंद्रित पाठ्यक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षक प्रशिक्षण पर कम जोर दिया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण पर कम जोर दिया जाता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में, गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम यानी कि शिक्षक जो होता है प्रशिक्षण पर कम जोर दिया जाता है, यानी कि कहाँ? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में। अगला है कि जॉन डीवी की सोच पर आधारित पाठ्यक्रम है कौन सा? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम, गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जॉन डीवी की सोच पर आधारित पाठ्यक्रम कौन सा है? तो गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम जो है ये जॉन डीवी की सोच पर आधारित है। ये भी हम पहले वीडियोज में इजी नोट्स में देख चुके हैं, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला है 51 नंबर है प्रश्न की पूर्व नियोजन संभव नहीं है गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम में, एकीकृत पाठ्यक्रम में, किताबों की संख्या में कमी, क्षैतिज संगठन में। तो पूर्व नियोजन संभव नहीं है कहाँ? तो गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम में पूर्व नियोजन संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम पर बल दिया गया है किसमें? गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम में, एकीकृत पाठ्यक्रम में, किताबों की संख्या में कमी या क्षैतिज संगठन में। प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम पर बल दिया गया है कहाँ? गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम में नहीं, सॉरी एकीकृत पाठ्यक्रम में। ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बा। अगला है कि एकीकृत पाठ्यक्रम का उद्देश्य है गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम, किताबों की संख्या में कमी हो या क्षैतिज संगठन हो। तो एकीकृत पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किताबों की संख्या में कमी हो, किताबों की संख्या में कमी लाई जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 54 कि एक स्तर पर विभिन्न अवधारणाओं का संबंध है गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम, किताबों की संख्या में कमी या क्षैतिज संगठन। तो एक स्तर पर विभिन्न अवधारणाओं का संबंध क्या है? क्षैतिज संगठन है। ऑप्शन नंबर इसका द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है? कौन शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है? BISE शिक्षा विश्वविद्यालय, IER DSD। तो BISE यानी कि कौन शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है? BISE ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जाती है? इसके द्वारा BISE के द्वारा, शिक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा, या IER के द्वारा, या DSD के द्वारा। किसके द्वारा? तो BISE के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 2002 में, 2000 में, 1998 में या 1992 में। तो शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 2002 सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 2002 में, 1974 में, 1998 में या 1992 में। तो कब की गई थी? 1974 में की गई थी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अगला है कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली कहाँ देखी जाती है? BISE में, शिक्षा विश्वविद्यालय में, अल्लामा इकबाल मुक्त विश्वविद्यालय में, या इनमें से कोई नहीं। तो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली कहाँ देखी जाती है? तो अल्लामा इकबाल मुक्त विश्वविद्यालय में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का प्रमुख कार्य है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का प्रमुख कार्य है कि छपाई किताबें यानी किताबों की छपाई करना, परीक्षा, मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या मुख्य कार्य है? ये छपाई किताबें यानी कि किताबों की छपाई का
मुख्य कार्य पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न दिया है, पाठ्यक्रम के बारे में मूल्य निर्धारण करना है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन, उद्देश्य, IQ या शैक्षणिक संस्थान। तो पाठ्यक्रम के बारे में मूल्य निर्धारण करना है क्या, कि पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, उसका मूल्य निर्धारण करना है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 62 है, पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन, उद्देश्य, IQ, शैक्षणिक संस्थान। तो पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होगा, उद्देश्य होगा। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विषय का चयन करने के लिए छात्र पर विचार करना चाहिए। विषय का चयन करने के लिए छात्र पर विचार करना चाहिए। किस पर, पाठ्यक्रम मूल्यांकन पर, उद्देश्य पर, IQ पर या शैक्षणिक संस्थान पर। तो किस पर करना चाहिए, छात्र के IQ पर विचार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 7 इसका राइट आंसर, यानी कि विषय का चयन करने के लिए छात्र के IQ पर विचार करना चाहिए। अगला है कि पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन करता है कौन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, उद्देश्य, IQ या शैक्षणिक संस्थान। तो पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन करता कौन होता है, यहाँ पर क्रियान्वित किया जाता है, लागू किया जाता है पाठ्यक्रम को, शैक्षणिक संस्थान होता है। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उद्देश्यों को प्राप्त करने का स्रोत है क्या, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, उद्देश्य, IQ या कार्यवाही। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, द, यानी कि कार्यवाही। उद्देश्यों को प्राप्त करने का स्रोत क्या है, कि अगर पाठ्यक्रम का उद्देश्यों की स्रोत प्राप्त करना है, उद्देश्य प्राप्त करना है, तो उस पर कार्यवाही करनी चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए। जब लागू करेंगे तभी पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो गई, यूनिट 2 सेकंड पेपर की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना। और आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके बाद हम अगली यूनिट के साथ आएंगे, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।